सो बेटे हमने आज जो टॉपिक शुरू करना है दैट इज कैटेगरी एंड फंक्टर्स। ठीक है, कैटेगरी एंड फंक्टर्स। कैटेगरी बेसिकली जब हम मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो व्हाट वी हैव सीन दैट फ्रॉम आवर प्रीवियस केसेस we have some sort of relation and that relation is bound by some function, है ना। जैसे सपोज आपने सेट थ्योरी पढ़ी। जब सेट थ्योरी पढ़ी तो सेट थ्योरी में क्या था, सबसे पहले हमारे पास थे सेट। ठीक है, और फिर उन सेट का हमने आपस में रिलेशन पढ़ा जिसमें हमने उनमें पढ़ी कंपोजिशंस। पहले हमने सेट फॉर्म किया, सेट कंसीडर किए, फिर हमने देखा कि हाउ टू सेट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, आइदर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय कंपोजिशन और वे क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही जब हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी, ग्रुप थ्योरी में हमने देखा कि व्हाट वी हैव ग्रुप्स। ठीक है, एंड देन उन ग्रुप्स को कंबाइन करने के लिए व्हाट वी विल डू, हमने ग्रुप्स होमोमॉर्फिज्म्स कंसीडर करी, है ना। ऐसे ही हमने जब रिंग्स पढ़ी, रिंग थ्योरी पढ़ी, तो व्हाट वी हैव इन हैंड, वी हैव सम रिंग्स एंड देन हमने उन रिंग्स को आपस में क्या कर दिया, कंबाइन करने के लिए उनके बीच में होमोमॉर्फिज्म क्रिएट कर दी। ठीक है ना, ऐसे जितना भी these are just some fields of mathematics जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे हमने अपनी ही फील्ड को लेते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी में भी हमने देखा कि व्हाट वी विल हैव इन हैंड टोपोलॉजिकल स्पेसेस, और उनको आपस में कंबाइन करने के लिए व्हाट वी हैव यूज्ड continuous maps. So basically what we have seen कि we consider some sort of category. What we have done, we have considered some sort of category. From that particular category, what we have considered some objects, and then by using some relations we have created the functions. So relations जो हमने use किए in category theory we usually denote them by arrows. For example, जैसे मैं एक simple सी example लेती हूँ, everybody had studied discrete mathematics in their final years. So in discrete mathematics what you have, when you have to draw some graphs, what you need, सबसे पहले you need nodes, or you can say vertices. Then what will you do, you will combine these nodes and vertices by using some arrow keys. ठीक है ना, suppose we have 5 vertices, then what we will do, we will join this to this, 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 or we can join like this, we can join like this, we can join like this. ठीक है, so if we see this in discrete, तो we are saying कि ये जो है हमारा क्या है, ग्राफ है ना। but what we are doing, we are connecting the vertices a से b, c, a को कनेक्ट कर दिया मैंने b से, b को कनेक्ट कर दिया मैंने c से, एंड दैट थिंग कैन इम्प्लाई कि a इज रिलेटेड टू c. सो अगर मैं इसको इंडिविजुअली यहाँ पे देखूँ तो व्हाट आई एम डूइंग, अगर a जो है वो भी एक कलेक्शन है, b जो है वो भी एक कलेक्शन है, c जो है वो भी एक कलेक्शन है, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग अ मैपिंग हेयर। ठीक है ना, कि a से आई एम अप्रोचिंग टू b. सो सपोज व्हाट आई हैव यूज नेम दे दिया मैंने इसको f। ठीक है, देन फ्रॉम b what I am doing, I am going to C. So what मैंने क्या नाम दे दिया इसको G. So that thing can imply कि A goes from A to C. ठीक है ना, like this कि F is going from A to B. So that means कि B is equal to F of A if I am creating some function here. ठीक है, and G is what? G is from B to C. So this implies C is equal to G of B. So in that case, what I can write कि C will be equal to G of F of A. ठीक है, or I can write it as I'm writing here. So I can write it as C is equal to G of F of A
ठीक है, और आई कैन राइट इट एज G of F A approaching to C. ठीक है, so what I have created here this. So if instead अगर मेरे पास यहाँ पे वर्टिसेस ना होते, डायरेक्शन एरोज ना होती, तो अगर मान लो ये कुछ कुछ कलेक्शंस होती मेरे पास और मैंने उनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया होता, तो आई कैन डिफाइन दिस कंपोजिशन आल्सो. So it is just a point of view how we look upon any particular thing. ठीक है, so in order to consider that particular thing, what we need, first of all we need some category कि किस चीज के ऊपर बात की जा रही है. उस चीज में से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, then we connect that particular objects by using the arrows, and that arrows will help us in creating some more functions. ठीक है, and according to their fields, according to their categories, that functions are defined in a different manner. It is not particular case. ठीक है, it is not a certain case कि if I am saying f such that a approaching to b, then it is always true कि b जो है that will be equal to f of a. It is not necessary. It is not necessary. It depends. It depends what sort of relation, what sort of arrow keys I am using, and that will tell me कि what f is going to be. It is not necessary कि b जो है it is always equal to f of a. It is not exactly defined in the same manner, it is given to us. ठीक है, it depends कि हमें किस सेंस में और किस तरीके में ये चीज जो है वहां पे दी जा रही है. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन मैथमेटिक्स कि देयर इज अ कैटेगरी एंड कैटेगरी हैज ऑब्जेक्ट्स एंड एरोस. ठीक है, बेसिकली व्हाट वी हैव अ कैटेगरी एंड दिस कैटेगरी हैज ऑब्जेक्ट्स एंड एरोस. ठीक है, so suppose if we want to go in further detail, तो सपोज आप मान लीजिए किसी एक डिजर्टेड मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से या एरो से आई एम सेइंग इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम कि एफ ऑफ बी जो है दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए जो है दैट विल बी इक्वल टू बी. ठीक है, इट इज नॉट इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. इट इज नॉट एग्जैक्टली बट वी आर सीइंग इन फंक्शंस, बट बेसिकली ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं. But according to their category, according to their field, they are defined in that particular manner, and in that particular manner we will use them. So पर बेस इनका क्या है, बेस इनका सारा का कौन है, फंक्शन होते हैं सारे के सारे. ठीक है ना कोई कनेक्शन होता है आपस में उनका एक दूसरे के साथ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कनेक्शन वी कैन यूज देम. ठीक है, सो इसलिए फंक्शन को हम एक बेस मानकर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसे यूज कर लेते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस तरह से फंक्शन के लिए वो चीज डिफाइंड है वो चीज हर उसमें डिफाइंड हो. तो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो कैटेगरी है वो बेसिकली क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है. अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी विल डिफाइन इट अकॉर्डिंगली. सपोज जैसे हम मान लीजिए मैंने बात करी कि हम मान लो एक डिजर्टेड आइलैंड में जाकर फंस जाते हैं. ठीक है ना, तो अब मान लो अगर हम डिजर्टेड आइलैंड में हैं तो व्हाट वी विल हैव. ठीक है, देयर इज तो हम एक डिजर्टेड आइलैंड में जाके वहां पे फंस जाते हैं. तो सपोज वहां पे हमारे पास क्या होगा, व्हाट वी विल डू व्हेन वी विल देयर ऑन दैट पर्टिकुलर आइलैंड. जब हम उस आइलैंड में होंगे तो हमारा सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वहां पे क्या होगा, ये देखना कि थिंग्स क्या हैं वहां पे. ठीक है, क्या क्या चीजें हैं वहां हमारे पास. ठीक है, सो दैट वी कैन क्रिएट द थिंग्स फॉर आवर सर्वाइवल. तो अब कैटेगरी क्या होगी, कैटेगरी होगी कि हम एक आइलैंड में हैं, तो हमारे पास है क्या, हमारे पास एक आइलैंड है वहां पे, बस दैट्स इट. ठीक है, व्हाट वी विल हैव, वी हैव जस्ट आइलैंड. सो एक आइलैंड है हमारे पास, देन वी विल सी कि उस पर्टिकुलर आइलैंड में हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास वहां पे मान लो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ डिजर्टेड आइलैंड हमारे पास वहां पे है. ठीक है जी, अब इस आइलैंड में अगर हम वहां पे खड़े हैं यहाँ एज ए पर्सन, तो हमारा सबसे पहली चीज वहां पे क्या देखनी होगी कि व्हाट वी विल हैव ऑन दिस आइलैंड, सो दैट हम वहां पे क्या कर सकें, टूल्स क्रिएट कर सकें फॉर आवर सर्वाइवल. सो टूल क्रिएट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल सी कि वेदर अगर हम किसी बोट से आ रहे थे तो उसका कोई चीज हमारे पास हो, कोई रॉक वहां पे पड़ी हुई हो, कोई ऐसी चीज पड़ी हुई हो, शार्प चीज पड़ी हुई हो जिसे एज ए हैंडल या एज ए टूल वहां पे क्या किया जा सके, यूज किया जा सके. तो दिस इज आल्सो कैटेगरी.
ठीक है ना. अब नाउ व्हाट वी हैव, आई हैव अ कैटेगरी ऑफ आइलैंड जिसमें मेरे पास व्हाट आई एम लुकिंग फॉर सम ऑब्जेक्ट्स एंड देन मैं उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से किसी चीज में कन्वर्ट कर सकती हूँ. ठीक है. सो बेसिकली कैटेगरी थ्योरी इन मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या चीज है कि वो पर्टिकुलर कलेक्शन या वो पर्टिकुलर चीज जिसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या हो, पॉसिबल हो, जिसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या हो, पॉसिबल हो. ठीक है. तो इधर जो ऑब्जेक्ट है उसे डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कंटेक्स्ट, नॉट इन टर्म ऑफ कंटेंट. हम कंटेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं उसे डिफाइन करते, हम उसे डिफाइन करते हैं कंटेक्स्ट के हिसाब से कि कहाँ पे है, कैसी चीज चाहिए हमें, उसको किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा. ठीक है. कुछ इसमें फिर हमारे पास आ जाती हैं नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन. नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन समथिंग लाइक जैसे हम बात करें आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगी. कुछ हो जाती है हमारी कंपैरिजन. ठीक है. आपस में ही उनको दो हमने लिए एलिमेंट्स, उनको आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं आइदर बाय दिस वे और दिस वे. ठीक है. देन जैसे फॉर एग्जांपल कंपैरिजन की बात मैंने कैसे की, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीयर. मतलब मेरे पास वहां पे एक रॉक पड़ी थी, मैंने उस रॉक को क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. रॉक जो है, अब पत्थर जो वहां पे पड़े हुए हैं वो कितने तरह से यूज हो सकते हैं, है ना. हम उनको आग जलाने के लिए आपस में रब करके भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. हम उनको एज ए स्पीयर, एज ए मतलब स्पीयर मीन्स एक एरो की तरह भी उसे यूज कर सकते हैं ताकि हम जाकर फिश को कैच करके आ सकें. ठीक है ना. तो बेसिकली व्हाट सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आई एम डूइंग, तो मेरी कैटेगरी जो है वो क्या करती है उसके ऊपर डिपेंड करती है. इफ आई एम सेइंग कि आई हैव सम कैटेगरी सी जो कि अप्रोच कर रही है ए टू बी. अब इट डिपेंड्स कि ए जो है हाउ आई एम रीडिफाइनिंग इट ए इनटू बी. इट इज नॉट अ पर्टिकुलर डेफिनेशन, इट इज नॉट पर्टिकुलरली कि हाँ जी ओके फाइन एफ जो है ए अप्रोचिंग टू बी है तो दैट मीन्स कि जो बी है दैट विल बी एफ ऑफ ए. नो, इट इज नॉट लाइक दिस. इट्स समथिंग एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन what I need, what I require. Accordingly, जो मेरे given objects हैं, I can form them, I can use them so that I will get whatever I want. ठीक है ना. तो अगर एक path draw करते हैं हम, if we draw only one path, then that is in mathematical term known as morphisms. If we have two paths like this, if I am taking two paths, if we have one path, ठीक है, that is a morphism. If we are taking two paths, so then it is a composition. If we are taking the three paths, then it is an association of, we can say, compositions, or you can say associativity property. ठीक है ना. जैसे समथिंग मैंने I have told you कि suppose we have A, B and C, A goes to B, B goes to C, and that thing implies कि A जो है that will be equal to, that will be related to C. ठीक है ना. तो that is an associativity, transitivity property we can use in terms of, अगर discrete mathematics में बात करूँ तो vertices जो हैं यहाँ पे वो मेरे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए. ठीक है. एंड जो एरोज हैं, that arrows what we are using, they are the morphisms. So basically category theory was invented as a way of studying and characterizing different kinds of mathematical structures in terms of their transformation. So the general notion of the category provides the notion of the structure preserving transformation. So it is basically abstract theory of functions. So sometimes it is also known as abstract function theory. And now what will happen? Question comes in our mind कि we are not saying कि this is exactly true, we are saying कि this is an abstract form. Then what sort of properties, what sort of axioms जो हैं जो यहाँ पे कुछ satisfy होने चाहिए. ठीक है ना. तो for example
जैसे कि मैंने बोला कि फंक्शंस जो हैं वो हमारे बेसिक है, बेस है हमारा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी यहाँ पे वो हमने पढ़े फंक्शंस, ठीक है। और अगर फंक्शंस कोई प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं तो जितनी भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म्स हैं, इवन अगर हम लीनियर अलजेब्रा लेके चलते हैं तो लीनियर अलजेब्रा में भी वी स्टडीड फंक्शंस। We studied functions in what way? We studied linear transformation. So linear transformation is what? It is a sort of function between the vector spaces. So जितने भी हमने continuous mapping पढ़ी, चाहे टोपोलॉजी में linear transformation पढ़ी, चाहे अपने linear algebra में ring homomorphisms पढ़ी, चाहे ring theory में, whatever we have studied, they all are functions in first hand, ठीक है ना। So that is why हमने उसे क्या लिया, हम फंक्शन के एग्जाम्पल को कंसिडर करके चल रहे हैं। क्यों फंक्शन के एग्जाम्पल को कंसिडर करके चल रहे हैं? क्योंकि चाहे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो, चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस मैपिंग हो, सबसे पहले वो क्या है? सबसे पहले वो एक फंक्शन है, ठीक है ना। सो इफ वी टेक फंक्शन, ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो एक फंक्शन सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है ना। इफ वी टेक फंक्शन, then what properties are satisfied by a function? Like we have considered a function, say f such that a approaching to b. That means for every array, अब हमें यहाँ से what we are come to know that for every arrow f, ठीक है, for every arrow f there exist two objects. That is हर एरो के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। दैट इज डोमेन एंड कोडोमेन। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव इन हैंड, पहली चीज हमारे पास क्या होगी कि सपोज अगर हमारे पास कोई भी एक एरो है वहां पे, आई एम नॉट कॉलिंग इट एग्जैक्टली अ फंक्शन, आई एम टॉकिंग इन जनरल वे। सपोज अगर हमारे पास कोई भी दो एरोज हैं, कोई भी एक एरो है, एफ सच दैट ए अप्रोचिंग टू बी, in that case every arrow there exists two objects and how we are defining that two particular objects, it depend upon the situation, ठीक है, कि under what field I am taking this। जैसे अब आपने ग्रुप थ्योरी में बड़े केसेस पढ़े होंगे बाइनरी कंपोजिशन के, इट डिपेंड्स कि बाइनरी कंपोजिशन किस चीज के ऊपर लेके जा रही है। मैं वहाँ बाइनरी कंपोजिशन को डिफाइन नहीं करना शुरू कर दूंगी, जो सेट मैं वहाँ पे ले रही हूँ उस सेट के बेसिस पे आई विल डिफाइन कि किस तरह की कंपोजिशन मेरी होनी चाहिए। अगर मैं सेट ऑफ मैट्रिसेस ले रही हूँ तो व्हाट सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन आई नीड, अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर ले रही हूँ तो व्हाट सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन आई नीड, डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट sort of field is, according to that particular field we are taking that particular composition. Second property, like suppose we have two functions or you can say two arrows, f such that a approaching to b and h such that b approaching to c. So here what we have seen, we have taken two arrows. Here f is f का जो अपना कोड मेन है दैट इज b एंड एयर g का जो कोड सॉरी h का जो कोड मेन है डोमेन है दैट इज b. सो व्हाट वी हैव सीन दैट कि जो कोड मेन थी ऑफ f दैट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ h, ठीक है। देन if this thing is possible कि codomain of f will be equal to domain of h, we have what we have done, we have taken two arrows, ठीक है। So if the codomain of f is equal to domain of h, then there exists a composition
from A to C. This is the second property. In case we are considering some functions, तो what we will have, अगर ये function होते हैं हमारे पास, तो in that case, अब मान लो अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ, अब मैंने what I am saying कि ये हमारी क्या है, these are the arrow keys, ठीक है ना? तो अब मैं इनको arrow के नाम से बुला रही हूँ. मान लो अब ये दोनों अगर मेरे फंक्शन होते, ठीक है, तो what I will do, h of f डिफाइन होता किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एंड दैट थिंग कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है ना? अब अगर ये फंक्शन होते तो h ऑफ f ऑफ x जो है दैट विल बी इक्वल टू h ऑफ f ऑफ x के बराबर होता, एंड इट इज डिफाइंड इन दिस वे. बट हियर वी आर नॉट कंसर्न्ड that how is it going to be defined. Important is it is defined. This thing is happening. This thing is possible. If codomain of this particular arrow is equal to the domain of this particular arrow, then this sort of composition is possible. How we are going to define this particular composition? It is not our concern. Concern is that the possibility of definition is there. If codomain is equal to domain, then एक और arrow जो है वो वहां पे क्या हो सकती है, define हो सकती है. This is the main thing. Here we are not concerned that how it is going to define. Important is it is defined. Important क्या है यहाँ पे कि this thing is possible. On what parameter it is possible? It depends what sort of category we are going to take. Third, if some sort of relation is there, then this will be equal to like this. So that means associative property. Number 4, for every object, say A, for every object say A, there exists I of A, identity of A, such that कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, अपने आप में ही कंपोज कर देगा, ठीक है? सच दैट कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप में ही क्या कर रहा है, कंपोज कर रहा है. एंड if we have something like this, such that when we compose it like then g of I of A is equal to G. Or if we compose like this, then again we are not concerned how it is going to define. The main crux is that क्योंकि अगर ये function होता, ठीक है, if this is a function, then it is clear to us. If it is a
function, then on say some set x, then we know that key identity of x, x approaching to x means if we take any value a, that will be equal to a के बराबर, ठीक है. और if we take any other composition, so that will be equal to that particular function. If it is a function, then we will define it in this way. But if it is not, if it is a category, then it depends what a category is, on what field we are defining it. So the main crux in all these properties is that कि अगर ये चार प्रॉपर्टीज कोई भी ऑब्जेक्ट्स और एरो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, अगर ये चार प्रॉपर्टीज कोई भी ऑब्जेक्ट्स या एरोज सेटिस्फाई करते हैं, तो दैट मीन्स कि कैटेगरी वहां पे क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी. अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स और एरोज मिलकर ये चार पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज वहां पे एग्जिस्ट करवा देते हैं, तो दैट मीन्स कि कैटेगरी वहां पे एग्जिस्ट कर जाएगी. जैसे हमने कहा कि here we have set, these are our objects, these are our arrows, so that means it is a category of set. If we have objects, we have group homomorphism, that means we have a category of groups. If we have rings, we have ring of homomorphism, that means it is a category of ring. If we have topological spaces, we are able to create continuous maps, so that means that particular collection is category of topologies, ठीक है, which is usually denoted by TOP, top, ठीक है, it is denoted by this. So main crux is not how we are going to define it. Main motive here is that the relation should exist. It is not necessary that that all the times if I am saying f such that a approaching to b, then f of a should be equal to b. It is not like that. Main thing is that it should be defined. मतलब वो define हो सकती हो. In how manner we are going to define it, in how way we are going to define it. It